टिपिकली टॉल है और जीनोटिपिकली ये हेट्रोजाइगस है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक अलील अलग है, एक अलील अलग है, और ये वाला इसका फिनोटाइप भी टॉल है और While this right to provide accurate information and up-to-date information, the creator assumes no liability for any errors, omissions, or damages arising from the use of the information provided. Viewers are encouraged to conduct their own research and consult official sources. Best of luck. हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग टू एवरीवन प्रेजेंट हेयर। तो आज हम लोग तो अभी हम लोगों ने अभी तक एनिमल साइंसेस और सेल बायोलॉजी कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट क्या कर लिया, मोर और लेस काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली हमने, कंप्लीट तो खैर नहीं किया। सेल बायो में आई हैव एन अनाउंसमेंट टू मेक। हमारी मोर देन 2 वीडियोस, 2 से 3 वीडियोस जो है वो करप्ट हो गई थी, ओबीएस नहीं चल रहा था ढंग से, तो चलो अभी चल रहा है। तो दैट्स वाई हमारी वीडियोस जो हैं वो अच्छे से नहीं बन पाई हैं, तो वो अब हम अपलोड नहीं कर पाए, तो विल ट्राई टू री अपलोड देम अगेन आफ्टर मेकिंग देम अगेन। खैर, कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, आज हम लोग मॉल बायो जेनेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। मोर स्पेसिफिकली आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। शाउट आउट टू मिस्टर अजय कुमार गौतम, आई डोंट नो हु दैट इज़, बट इनकी स्लाइड अच्छी लगी हमें और हम ये यूज़ करने वाले हैं। ये स्लाइड आपको स्लाइड शेयर पे मिल जाएगी या हमारे डिस्कॉर्ड पे मिल जाएंगी। क्या तो भाई, मेंडेलियन जेनेटिक्स और वेरिएशन। तो जेनेटिक्स जो हम पढ़ते हैं वो भी 3-4 अलग अलग हम पढ़ते हैं। यहाँ पे हम मेंडेलियन वाली पढ़ेंगे, मेंडेलियन वाली से स्टार्ट करेंगे। तो क्या क्या हमें पता है भाई, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करते हैं, और दो दो सेम काइंड के जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो ऑफस्प्रिंग बनेगा, और बच्चा जो है वो पेरेंट को 100% रिसेंबल ना करे, ऐसा होता है। और एक दूसरे से रिजेंबल कर सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, सिबलिंग्स, भाई बहन आपके। तो कुछ वर्ड्स हैं यहाँ पे, ये हम देख लेते हैं एक बारी, सीमा जी। ओके, हेलो गाइस। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि हम पढ़ते हैं। सबसे पहला जेनेटिक्स। जेनेटिक्स बेसिकली है क्या, हम पढ़ते हैं तो ये बेसिकली एक ब्रांच है बायोलॉजी का जो कि डील करता है इनहेरिटेंस से और वेरिएशन से भी, कैरेक्टर से, मतलब जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो चीज़ें जा रही हैं, इनहेरिटेंस हो रहा है, जो वेरिएशन हो रही है, उस चीज़ की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। अब इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस क्या है कि मतलब ये वो प्रोसेस है जैसे कैरेक्टर्स या फिर ट्रेट्स जिनको हम बोलते हैं वो एक पेरेंट से उनके बच्चों को पास की जाती है, जिसको हम हेरिडिटी कहते हैं। तो बेसिकली दैट इज़ इनहेरिटेंस, कि अगर आपको आपके पेरेंट्स से आई कलर मिला है तो दैट इज़ इनहेरिटेंस ऑफ आई कलर। नाउ व्हाट इज़ हेरिडिटी? हेरिडिटी ट्रांसमिशन है कैरेक्टर्स का पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, सो इट्स बेसिकली द प्रोसेस। नाउ वेरिएशन क्या है? वेरिएशन वो डिग्री है जिससे कि प्रोजेनी अपने पेरेंट्स से डिफ़र करती है, मतलब आप अपने पेरेंट्स से कितना डिफ़र करते हो, दैट इज़ द वेरिएशन। नो वट इज़ इन्वामेंटल वेरिएशन? ये एक्वायर्ड होती हैं और नॉन हेरिटेबल होती हैं, यानी कि आप जब आप आ रहे हो और उसके बाद आपको इन्वामेंट की वजह से कुछ वेरिएशन हो रही हैं तो वो आप एक्वायर कर रहे हो, यानी कि पैदा होने के बाद आपको आ रही है, तो दैट इज़ एक्वायर्ड, और वो नॉन हेरिटेबल है। हेरिटेबल तो वही है जो आपने पेरेंट्स से लिया है, बट ये इन्वामेंट से है तो दैट इज़ नॉन हेरिटेबल। अब हेरिडिटरी वेरिएशंस क्या है? ये जेनेटिकल होती हैं और ये इनहेरिटेबल होती हैं, मतलब इनको आप इनहेरिट कर सकते हो अपने पेरेंट्स से। ओके, तो मेंडल की बात करते हैं भाई। मेंडेलियन जेनेटिक्स किसी के नाम पर है, वो मेंडल जी के है। इन्होंने जो है पी पर एक्सपेरिमेंट किया था, पी पर, गार्डन पी, मटर जैसे कहते हैं। अब इन्होंने भाई, इनकी खास बात क्या थी, इन्होंने पहली बार स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और मैथमेटिकल लॉजिक लगाया था बायोलॉजी में। इससे पहले बहुत ही अनहर्ड था। वैसे अगर आपको ध्यान हो तो जब आपने पहली बार 11th-12th में जब भी पढ़ी होगी जेनेटिक्स, 8th 9th 10th जब भी पढ़ी होगी, तब भी पहली बार ही ऐसा हुआ था कि एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या मैथमेटिकल लॉजिक किसी ने लगाया। अब इन्होंने भाई कैरेक्टर्स देखे, बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे, वैसे तो 7 कैरेक्टर्स देखे थे जहाँ तक मेरे को याद है। और इन्होंने 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वैरायटीज़ ली, उनमें एक्सपेरिमेंट वगैरह करवाया, काफ़ी सारी चीज़ें इन्होंने उठाई, कंट्रास्टिंग ट्रेड वगैरह स्टडी की इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें। बड़े मज़े की बात ये कि अच्छा हुआ इन्होंने पी प्लांट यूज़ किया, वरना अगर ये कोई सा भी और प्लांट यूज़ करते तो उसमें वो मेंडेलियन रूल्स वगैरह नहीं आते। हम आगे पढ़ेंगे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों है। अब इन्होंने 7 जो पेयर कंट्रास्टिंग ट्रेड्स यूज़ किए थे वो है सीड का शेप कलर, पॉड का शेप कलर, फ्लावर का कलर लोकेशन, और प्लांट का साइज़। बताओ क्या क्या। सीड का शेप और कलर, पॉड का शेप और कलर, हम्म। प्लांट की हाइट, और साथ में दो चीज़ें और थी, फ्लावर का पोजीशन और और फ्लावर का कलर। यस, ठीक है।
तो ये जो 7 कंट्रास्टिंग ट्रेट हमारे हो गए। अब इन्होंने पी प्लांट ही क्यों कल्टीवेट किया, क्यों सेलेक्ट किया? क्यों सिलेक्ट किया मेंडल ने पी प्लांट? देर आर सम रीजंस। सबसे पहले तो इसमें प्योर वैरायटी अवेलेबल है। अब प्योर क्या है? प्योर इज़ बेसिकली कि आपके पास टॉल भी है, डॉफ भी है, तो दैट इज़ कॉल्ड प्योर वैरायटी। और पी प्लांट्स जो है वो उनको कल्टीवेट करना बहुत आसान है, ठीक है। और जो लाइफ साइकिल है उनका बहुत ही फ्यू मंथ्स है, तो रिज़ल्ट जो है वो आपको अर्ली मिलेगा, मतलब आपको बहुत टाइम तक वेट नहीं करना पड़ेगा। और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आप ऑब्जर्व कर सकते हो, यानी कि अगर आपके पास शॉर्ट पी प्लांट है तो आपके पास लंबा भी है, अगर आपके पास वाइट कलर का फ्लावर है तो आपके पास वॉयलेट कलर का भी है, तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स हैं आपके पास। और फ्लावर्स जो है वो बाइसेक्सुअल हैं और नॉर्मली सेल्फ पॉलिनेट होते हैं। तो जो बाइसेक्सुअल है, जो सेल्फ पॉलिनेट है, तो उसका जो पॉलिनेशन है वो ईजी होगा और उसका रिप्रोडक्शन भी ईजी होगा। तो इसलिए मतलब उसको ऑफिस में वो खुद भी पॉलिनेट करवा सकता है। अब फ्लावर्स को क्रॉस पॉलिनेटेड सिर्फ मैनुअली किया जा सकता है, यानी कि वो अपने आप नहीं होते, अगर वो ग्रेगर मेंडल करवा रहा है तभी वो होगा। और हाइब्रिड्स जो होते हैं इसके बनते हैं वो फर्टाइल होते हैं, यानी कि इनफर्टाइल नहीं होते, इसलिए इसको स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, तो अब यहाँ पर भी टर्मिनोलॉजी में आ जाते हैं, हम धीरे धीरे पास बढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास फिनोटाइप बाहर से कैसे दिखता है, जीनोटाइप उसका जेनेटिक मेकअप कैसा है, यानी कि किस चीज़ से बना है वो। फिनोटिपिक रेशियो, यानी कि हम देखें कितना बाहर से दिखने में कितने लंबे हैं और कितने छोटे हैं, उनका रेशियो। जीनोटाइपिक रेशियो यानी कि उनका जीन्स कैसा है। जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक रेशियो, जैसे अगर कोई चीज़ कोई प्लांट लंबा है तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी लंबा प्लांट है, बाहर से दिखने में लंबा ही लगेगा। और कैपिटल टी ये भी लंबा प्लांट है, बट यहाँ पे जीन्स जो हैं ये दोनों अलील जो हैं इसके दोनों के दोनों कैपिटल टी हैं। अलील क्या होता है? बेसिकली आपकी प्लांट हाइट है। प्लांट हाइट आपका एक फंक्शन है या आउटकम है। प्लांट हाइट आपका आउटकम है, तो इसको कोड करने के लिए, ठीक है, दो आपको एलील लगेंगे। ये दो एलील होते हैं, इसको लगेंगे तो दो नहीं, दो एलील होते हैं इसके, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। ये दोनों कोड करेंगे और क्योंकि कैपिटल टी डोमिनेट करता है तो इसका कोड डोमिनेट करके प्लांट को लंबा कर देगा। ये आपके एलील होते हैं। होमोजाइगस का मतलब दोनों सेम है, आपके दोनों एलील सेम है। हेट्रोजाइगस यानी कि दोनों अलील जो है वो आपके डिफरेंट है। यहाँ पे थोड़ी सी और टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे, तो बता दीजिए सीमा जी आप। पहला है डोमिनेंट जीन। तो जो ऐसा जीन जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है हेट्रोजाइगस कंडीशन में, अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने इन्होंने डोमिनेंट इन्होंने होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस बताया कि अगर सेम सेम है, जैसे ये और ये है, तो ये होमोजाइगस है। और अगर अलग अलग है, जैसे कि ये है, तो दैट इज़ हेट्रोजाइगस। अब इसमें से जो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट होगा। तो इसमें जो कैपिटल वाला है वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, इसलिए हम उसको डोमिनेंट जीन बोलते हैं। तो कैपिटल जी आपका डोमिनेंट जीन है। रिसेसिव जीन कौन सा है? जो कि फेल टू एक्सप्रेस अपने आप को हेट्रोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं कर पाता, दैट इज़ स्मॉल टी। यानी कि इस कंडीशन में जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा वो रिसेसिव है, जो एक्सप्रेस कर रहा है वो डोमिनेंट है। अब हाइब्रिड क्या है? जो कि ऐसी प्रोजनी जो कि तब आती है जब आप दो पेरेंट्स को क्रॉस करो जो कि कैरेक्टर्स में डिफरेंट है, यानी कि आपने एक टॉल पेरेंट को क्रॉस कर दिया और एक डॉफ पेरेंट को क्रॉस कर दिया, तो जो इससे रिजल्ट आया ये वाला, ये आपका हाइब्रिड है, ठीक है। नाउ बैक क्रॉस क्या है? F1 हाइब्रिड और उसके पेरेंट्स के बीच में अगर आप क्रॉस कर दो तो दैट इज़ अ बैक क्रॉस। मतलब आप इसमें, जैसे ये इनकी प्रोजेनी थी, ये पेरेंट्स थे, तो ये आपकी F1 जनरेशन है, ठीक है। तो आपने अगर इसको इससे या फिर इससे क्रॉस करवा दिया तो वो बैक क्रॉस है, क्योंकि आप वापस जा रहे हो, वापस पेरेंट्स के साथ इसको क्रॉस करवा रहे हो, तो दैट इज़ अ बैक क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस क्या है? टेस्ट क्रॉस ये है कि जो हाइब्रिड और उसके होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के बीच में क्रॉस है, दैट इज़ टेस्ट क्रॉस, ठीक है। तो अब मतलब कहीं से भी करवा रहे थे तो बैक क्रॉस था। अब होमोजाइगस रिसेसिव इसमें से कौन सा होगा बताइए? स्मॉल। ये वाला होमोजाइगस रिसेसिव होगा, तो इसलिए अगर आप इसका और इसका क्रॉस करवाओगे तो वो आपका टेस्ट क्रॉस होगा। खैर, तो ये जो लाइन लिखी हुई है, यूज टू आइडेंटिफाई द जीनोटाइप ऑफ द हाइब्रिड, इसका कहने का ये मतलब है कि मान लो आपके पास लंबा सा प्लांट है, कैपिटल डी आपको थोड़ी पता है कि वो एक्चुअली में लंबा है कि नहीं है। तो अभी हम देखेंगे, अगर आप इसको जब जब भी बैक क्रॉस करवाओगे, ठीक है, तो ये आपका लंबा प्लांट है, आपको नहीं पता टॉल प्लांट है, मैं दोनों नहीं दिख रहा। इससे करवाओगे तो इसमें कुछ कुछ बच्चे आपके जो होंगे, कुछ कुछ प्रोजेनी लंबी निकलेगी। इससे करवाओगे तो कुछ कुछ प्रोजेनी आपकी छोटी भी निकल सकती है।
तो इसीलिए तो आपको पता चल जाएगा कि भाई अगर ये हेट्रोजाइगस हुआ और कुछ कुछ प्रोजेनी छोटी निकल गई तो इसका जाहिर सी बात है वो हेट्रोजाइगस है। अगर एक भी प्रोजेनी छोटी भी नहीं निकली, होमोजाइगस रिसेसिव से कराने के बाद भी छोटी नहीं निकली, तो इसका मतलब जो भी आपका वो पैदा हुआ था प्रोजेनी वो कैपिटल टी हुई थी। नहीं भी समझ में आ रहा तो हम आगे समझ जाएंगे। अब इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन की बात करेंगे हम, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक जीन की बात करते हैं यहाँ पर हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस करवाते हैं। मोनो इज सिंगल, हाइब्रिड क्रॉस। जो भी हम अभी आपको एग्जांपल दिखा रहे थे तब से, कैपिटल टी वो एक जीन है। वो एक कैसे है, यहाँ पे जो दो लिख रहे हैं वो दो अलील है। जो दो लिखे हमने वो अलील है, जीन सेम ही है आपका। जीन किस चीज़ का है, वो आपका हाइट का जीन है। खैर, तो पहली जो जनरेशन आएगी वो फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन या फीलियल जनरेशन या एफ जनरेशन, तीन एक ही नाम है उसका। F1 प्लांट्स या तो आपके लंबे होंगे और एक भी छोटा नहीं होगा। इसका क्या मतलब है, आप में मान लो कैसे बताऊँ मैं, कैसे बताऊँ, रुक जाओ। क्रॉस ही बना के दिखा दो। ड्रॉप तो इन्होंने जो वो करवाया है, ठीक है चलो, इन्होंने मान लो ऐसा क्रॉस करवाया होगा, कैपिटल टी मल्टीप्लाई क्रॉस स्मॉल टी, ठीक है। तो ये आपका टॉल है जीनोटिपिकली भी फिनोटिपिकली भी, ये आपका शॉर्ट है। इन दोनों का क्रॉस हुआ। तो अब क्रॉस कैसे करवाते हो, कैपिटल टी इसके दो एलील हैं, तो जब भी अपना गैमीट बनाएगा ये दोनों को एक एक एलील दे देगा, कैपिटल टी। और यहाँ पे ये भी सेम एग्जैक्टली कर देगा। जब हम देखेंगे सबको क्रॉस बनाएंगे तो सबका कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, जो कि फिनोटिपिकली तो टॉल ही हुआ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ लिखा है कि टॉल एंड नन वर ड्रॉफ। बाकी ट्रेड्स के लिए F1 जनरेशन रिजेंबल एक ही पेरेंट को करेगा और दूसरे भाई सेम थिंग एग्जैक्टली। फिर इसको खुद ही से पॉलिनेट करवाएंगे, इसी को खुद ही से पॉलिनेट करवाएंगे, ठीक है। तो इसके कैसे डिस्ट्रीब्यूशन बनेगा भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ पे ये कैपिटल टी बनेगा, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पर एक मस्त चीज़ होगी कि वो दोनों स्मॉल टी बनाएगा। तो ये यहाँ पे आपको पहला डॉर्फ प्लांट देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है। F1 जनरेशन रेशो की हम बात बाद में करेंगे। और कोई ब्लेंडिंग नहीं होती। ब्लेंडिंग का मतलब ये है कि बीच का कुछ नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। अब मेरे को अब आप बताओ कि फीलियल जनरेशन किसे बोलते हैं। फीलियल जनरेशन जो पेरेंट्स को क्रॉस करने के बाद जो निकलते हैं उनको फीलियल जनरेशन बोलते हैं। F1 भी होता है और F2 भी होता है। जो पहली होती है वो F1 होती है। ओके ठीक है, दैट्स नाइस। अब यहाँ पे एक बारी जल्दी से हम लोग रेशो देख लेते हैं। फिनोटाइप देखो तो भैया आपको 3 टॉल दिख रहे हैं, एक छोटा दिख रहा है, तो ये 3:1 का। अगर आप जीनोटिपिकली देखोगे तो एक प्योर टॉल है, थोड़ा एक मिक्स टॉल है और एक प्योर स्मॉल है, तो 1:2:1 का रेशियो आता है। चलिए ठीक है, अब आप मेरे को अगला बताइए। नेक्स्ट इज इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन ही कंटिन्यू है। तो इसमें बताया है कि बेसिकली क्या क्या हमने इसमें से पढ़ा। तो मंडल ने क्या प्रपोज किया कि कुछ जो स्टेबल है वो पास हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में गैमेट्स के थ्रू, जो कि क्या है, फैक्टर्स। तो बेसिकली उसने फैक्टर्स बोला था जीन्स को, ठीक है। तो जीन्स या फैक्टर्स जो हैं उसका उसने डेफिनेशन दिया कि ये यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, यानी कि इससे इनहेरिटेंस हो रही है और इसमें इंफॉर्मेशन है जो कि चाहिए होती है एक ट्रेट को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। और जीन्स जो कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के लिए पेयर करते हैं उनको हम अलील बोलते हैं, जैसा कि इन्होंने बताया। ये भी एक अलील है, ये भी एक अलील है, तो ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है। ये टॉल है, ये डॉर्फ है। तो जैसा कि यहाँ पर इन्होंने वही एग्जांपल दी है जो मैंने आपको बताई। तो मेंडल ने प्रपोज किया कि जो ट्रू ब्रीडिंग टॉल या फिर डॉर्फ प्लांट थे, यानी कि आइडेंटिकल थे, होमोजाइगस थे, ठीक है, उनको होमोजाइगस बोलते हैं, यही बोला था उसने। और और अगर टॉल और डॉर्फ है तो फिनोटाइप है, ठीक है। मतलब ये जो है टी ये प्लांट फिनोटिपिकली टॉल है और जीनोटिपिकली ये हेट्रोजाइगस है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक अलील अलग है, एक अलील अलग है। और ये वाला इसका फिनोटाइप भी टॉल है और जीनोटिपिकली ये होमोजाइगस है, क्योंकि दोनों अलील सेम है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और मेंडल ने ये पता किया कि जो हेट्रोजाइगस है वो
इसमें कुछ नहीं है, इसमें डोमिनेंट और रिसेसिव बताया बस। नथिंग न्यू इन दिस ऑल्सो। ये आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है। ये पनेट स्क्वायर है, जो भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बना के दिखाया था वो पनेट स्क्वायर था। ऑल्सो एक वन मोर थिंग, मेंडल वॉज नॉट द फर्स्ट वन टू यूज़ द वर्ड जीन, वो किसी और ने किया था, आई डोंट रिमेंबर, बट वो उस जीन का पहला जो यूज़ है उसने नहीं किया था। तो जो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्रॉस बनाया था एलील को ऊपर नीचे रख के, अगल बगल और ऊपर नीचे रख के, उसे पनेट स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, टेस्ट क्रॉस अगर आपको याद हो तो आप होमोजाइगस वालों से क्रॉस करवाओगे, ताकि आपको पता चले कि भाई जो आपको जीनोटाइप अगर नहीं पता है, वो जीनोटाइप फाइंड आउट करने के लिए आप रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराओगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, मान लो लंबा है, ठीक है, आपने रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवा दिया। अगर लंबा प्योर लंबा होगा तो आपका एक भी छोटा प्लांट नहीं आएगा, बट अगर हेटेरोजाइगस लंबा हुआ तो आपका एटलीस्ट एक छोटा प्लांट आ जाएगा, और तो यहाँ पे शायद एक से ज़्यादा आएगा जहाँ तक मेरे को याद है। खैर कोई बात नहीं, अब मेंडल के लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पे आ जाते हैं। 3 लॉ हैं, डोमिनेंस, सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, डोमिनेंस से स्टार्ट करते हैं, बताओ। तो पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये क्या बताता है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो कंट्रोल, वही सेम चीज़, फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं कैरेक्टर्स को। फैक्टर्स की यहाँ पे जब भी बात करेंगे तो फैक्टर्स का मतलब होगा जीन्स, पर मेंडल ने क्योंकि वर्ड जीन्स यूज़ नहीं किया था और ये लॉज उसने दिए थे, इसलिए हम वर्ड फैक्टर्स यूज़ करते हैं। और फैक्टर्स पेयर में आते हैं, यानी कि अलील्स, ठीक है। और एक डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स जो होता है उसमें से एक जो होगा वो डोमिनेंट होगा, ठीक है, और अदर दूसरा जो होगा वो रिसेसिव होगा, ठीक है। और ये एक्सप्लेन करते हैं इससे कि पेरेंटल तो फिनोटिपिक रेशियो इसमें बताया, तो कुछ नहीं है, इसका मतलब यही है कि दोनों में से एक जो है वो डोमिनेंट होगा और एक रिसेसिव होगा, दैट्स इट। ठीक है, तो ट्राई यूजिंग इट दैट सिंपल लैंग्वेज। दूसरा भाई, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब ऐसा है कि जब भी गैमीट बनने हैं आपके, तो ये दोनों फैक्टर सेग्रीगेट हो जाएंगे, बस इतना सही है। लॉ ऑफ डोमिनेंस था कि एक डोमिनेट करेगा, और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है कि भाई आपका जब गैमीट बनेगा तो वो दोनों के दोनों फैक्टर एलील जो है वो सेग्रीगेट करेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ एक और दे रखी है, जो फैक्टर है या एलील है, दोनों सेम वर्ड है, इंटरचेंजेबली यूज़ करेंगे, वो ब्लेंड नहीं करते। और दिस इज़ नॉट टू बी मडल्ड इनटू, ठीक है। फैक्टर जो कि प्रेजेंट है पेरेंट में वो सेग्रीगेट करते हैं, और गैमीट के पास सिर्फ और सिर्फ एक आएगा, दोनों में से सिर्फ एक फैक्टर आएगा। हाँ, तो 3 चीज़ें इसने बता दी, एक बार फिर से आसान भाषा में बता देता हूँ मैं। आपके पास दोनों फैक्टर्स सेग्रीगेट करने वाले हैं, दोनों ब्लेंड नहीं करेंगे, और एक गैमीट में एक ही आएगा। होमोजाइगस पेरेंट का मतलब उसके पास एक ही काइंड ऑफ गैमीट बनेगा, क्यों? क्योंकि उसके दोनों फैक्टर सेम है, तो दोनों बच्चों में सेम सेम फैक्टर जाएगा। हेटेरोजाइगस के पास 2 काइंड ऑफ गैमीट बनेंगे, ठीक है, एक के पास एक एलील, दूसरे के पास दूसरा एलील या दूसरा फैक्टर। चलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आ जाते हैं प्लीज़। कॉरेंस नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इनकम्प्लीट डोमिनेंस डिस्कवर किया था मेरेबिलिस जलापा में। ये एक प्लांट का नाम है बाय द वे। इसको पार्शियल डोमिनेंस या फिर सेमी डोमिनेंस भी कहते हैं। तो बेसिकली ये है क्या, इसमें इनहेरिटेंस, ये एक ऐसे टाइप की इनहेरिटेंस है जिसमें जो अलील है एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए वो कम्प्लीटली डोमिनेंट नहीं होती है दूसरे के ऊपर। मतलब जैसे मान लो टॉल है या फिर ये वाला है, तो इसमें जो जो टॉल है ये कम्प्लीटली इसके ऊपर डोमिनेंट नहीं है, पार्शियली है, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल क्या है, स्नैपड्रैगन करके एक प्लांट होता है। अगर आप उसमें ट्रू ब्रीड रेड फ्लावर यानी कि RR और ट्रू ब्रीड वाइट फ्लावर, उन दोनों का आप क्रॉस करवा दो तो पिंक जनरेशन आएगी। RR मतलब ना रेड जो है वो डोमिनेंट है भले ही, लेकिन वो अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, तो इसलिए ये जो हमारा F1 जनरेशन आता है ये पिंक आता है, यानी कि दोनों का मिक्सचर आता है। तो इस मिक्सचर नहीं आता है। मिक्सचर नहीं आता है, बेसिकली ये जो है ये अपने आप को पूरी तरह से डोमिनेंस शो नहीं कर पा रहा है, आधा ही शो कर पा रहा है, इसलिए इसको पार्शियल डोमिनेंस या फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी कहते हैं। लेकिन जब आप इसका F2 जनरेशन निकालोगे तब उसमें एक रेड आएगा, 2 पिंक आएंगे और एक वाइट आएगा, ठीक है। रेशियो सेम ही रहता है इसमें बेसिकली, बट मतलब पार्शियल आता है। मेरे को यहाँ पे एक दो चीज़ें बतानी है कि
मैंने मिक्स के टाइम पे इसलिए इंटरप्ट किया इन्हें, अगर ऐसा होता है ना कि आपके पास एक जगह रेड फ्लावर है और दूसरी जगह हाइपोथेटिकली ब्लू फ्लावर होता, मान लो कैपिटल स्मॉल आर ब्लू के लिए कोड कर रहे होते हैं, तब भी इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपका जो रेड फ्लावर होता है वो पिंक ही बनाता है। ऐसा नहीं है कि रेड और वाइट दोनों मिलके पिंक बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। रेड पूरी तरीके से अपने आप को दिखा नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से वो एक पिंक पर रह जा रहा है। इट हैज़ नथिंग टू डू विद दिस वाइट फ्लावर। तो ये देखो, यहाँ पे देखो, ये मैं स्नैपड्रैगन है, एंटी राइनम भी शायद बोलते हैं इसे, 4 o'clock प्लांट, डॉग फ्लावर प्लांट, आई डोंट नो। हेयर इज़ द एग्जांपल। तो यहाँ पे प्रॉपर डायग्राम दे रखा है, ये आपका रेड है, ये आपका वाइट है, दोनों मिलके दोनों ने पिंक बनाया। और मिलके पिंक दोनों ने मिलके, हाँ, गैमीट्स मिला के पिंक बनाया, मिक्स करके नहीं बोला मैंने। दोनों ने गैमीट्स मिलाए अपने और वो पिंक बनाया। फिर खुद ही से जब इसका वापस से मेल मिलाप होगा तो जो कैपिटल आर जब एक साथ आ जाएंगे तो वापस रेड बन जाएगा। और ये तो हमने अभी थोड़ी देर पहले विटनेस किया ही था, स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉलर, कैपिटल आर स्मॉलर। खैर, तो इसी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, ठीक है, इसने F2 जनरेशन दिखाई है, नथिंग न्यू ईयर। अब यहाँ पे एक चीज़ है नई, को डोमिनेंस। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ। तो को डोमिनेंस में क्या होता है कि भाई दो एलील हैं आपके पास और दोनों अपने आप को आराम से एक्सप्रेस कर रहे हैं फुल कैरेक्टर में, इसे को डोमिनेंस कहते हैं। ह्यूमन ब्लड ग्रुप आपका बहुत अच्छा एग्जांपल है को डोमिनेंस का। क्या हो गया? कुछ नहीं। ठीक है, ठीक है, एक बार हम देखते हैं। हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है ना वो 3 एलील से कंट्रोल होता है। अभी तक हमने जो भी पढ़ा वो 2 एलील वाला सिस्टम पढ़ा था, अब यहाँ पे 3 एलील वाला सिस्टम है। आई ए इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीजन ए। ठीक है, पहला एलील है ये अपना आई ए, दूसरा एलील है आई बी, और तीसरा एलील है आई नॉट। ठीक है, मैं ये सब चीज़ें नहीं पढ़ रहा, मैं बाद में आपको दिखाऊंगा इसका क्या मतलब है। अब आपका मान लो कि अच्छा हाँ, एक और चीज़ है कि आई ए और आई बी जो है वो को डोमिनेंट है और डोमिनेट करते हैं आई नॉट को। इसका क्या मतलब है? आई ए, अब जैसे आपका कैपिटल टी था, कैपिटल टी क्या कर रहा था, वो टॉल प्लांट बना रहा था। ठीक है, और स्मॉल टी जो क्या कर रहा था, वो स्मॉल प्लांट बना रहा था। ऐसे ही आई ए क्या कर रहा है बताओ? टॉल प्लान बना रहा है। आई ए टॉल प्लांट बना रहा है। अरे नहीं, टॉल प्लान नहीं बना रहा है, ये वो है, ए ब्लड ग्रुप के लिए है। नहीं, बना क्या रहा है ये? ए एंटीजन बना रहा एंटीजन ए बना रहा है, वेरी नाइस। आई बी क्या करा रहा है? है, एंटीजन बी बना रहा और आई नॉट? है। आई नॉट कोई एंटीजन नहीं कोई बना रहा है। एंटीजन नहीं बना रहा था। ठीक है, तो अगर आपकी मम्मी से आपको आई ए मिल गया और आपके पापा से आपको आई नॉट मिल गया, तो आपका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? दोनों में से कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं दोनों नहीं में से कुछ नहीं, भी हो सकता अब है। डिपेंड करता है कि मेरी मम्मी के पास, मेरे पापा के पास रिसेसिव जीन है, मेरी मम्मी के पास कुछ भी। रिसेसिव जीन है या दूसरा वाला जीन अरे है। गुरुजी, अभी तो आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आई ए डोमिनेट करता है आई नॉट पे। तो अगर आपको आपके मम्मी से आई ए मिल गया है अच्छा, और तो पापा से आई नॉट मिल गया है, तो आपका ब्लड ग्रुप ए ही है। ए ही होगा। ठीक है, अब ए ब्लड ग्रुप में भी 2 टाइप के ए होते हैं। वैसे तो 2 टाइप के तो नहीं बोलूँगा, मतलब ए का मतलब है जेनेटिकली आपका आई नॉट भी हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है? आई ए ए। आई ए भी हो सकता है आपका। ठीक है, ये आपका सीन है। ठीक, आपका अगर यहाँ देखो, सेम चीज़ बी के साथ है। अगर आई ए और आई बी दोनों एक साथ आ जाए तो आई बी ए बी ब्लड ग्रुप बनाता है, और दोनों नहीं हो तो ओ बनाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं लास्ट चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि भाई अगर आपका ओ ग्रुप है तो आप सबको डोनेट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास तो एंटीजन ही नहीं है। ठीक है, एंटीजन नहीं है तो जब आपका किसी और के खून में जाएगा तो वहाँ पे एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होगा, आप आराम से दे सकते हो खून अपना। सेम थिंग है यहाँ पे, बस एक चीज़ यहाँ पे छोटी मोटी चीज़ें मैं बता देता हूँ। स्टार्च सिंथेसिस जो होता है पी सीड्स में, वो ऐसा छोड़ो, यहाँ कुछ खास बताने वाला है नहीं। एग्जाम्पल है वो कोडोमिनेंस का हाँ, दूसरा। कोडोमिनेंस का दूसरा एग्जांपल है यहाँ पे, चलो मैं बता ही देता हूँ। कोडोमिनेंस का एग्जांपल है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। सिंगल जीन प्रोडक्ट में प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट। मल्टीपल एलील्स का एग्जाम्पल है। वी विल डिस्कस दिस लेटर ऑन, इसे यहाँ डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है,
चलो अब हम दो जीन की इनहेरिटेंस को देखेंगे। अभी हमने सिंगल जीन की इनहेरिटेंस को देख लिया। चलो बताओ, एक सेकंड देखना तो रिकॉर्ड हो रहा है। मेंडल का जो दूसरा लॉ है या फिर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जिसे हम बोलते हैं, वो ये बोलता है कि जो फैक्टर्स होते हैं डिफरेंट पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के हाइब्रिड में, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। और ये हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं? डाई हाइब्रिड क्रॉस के थ्रू। अब क्या मतलब है इसका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर से? आपका मतलब मान लीजिए अभी तक हम सिर्फ एक जीन की बात कर रहे थे, यानी कि टॉल वाले की। अब इसके साथ साथ आप एक और जीन की बात कर लो, यानी कि मान लो सीड शेप की बात कर लो, राउंड है अगर आपका सीड शेप। तो अगर ये दोनों है, अगर हम दोनों जीन्स की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली इसमें ये बता रहा है कि ये दोनों इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करेंगे। मतलब इसका इन दोनों का आपस में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपस में कोई एक्सचेंज नहीं होगा। ये अपना अलग से काम करेगा, ये अपना अलग से काम करेगा, इसलिए हम इसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बोलते हैं। तो इसको समझने के लिए ही हम डाईहाइब्रिड क्रॉस करते हैं। तो ये क्रॉस होता है दो पेरेंट्स के बीच में, जो कि दो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स में डिफर करते हैं। यानी कि एक मान लो टॉल है और उसके पास राउंड सीड्स हैं, और एक मान लो डॉर्फ है और उसके पास रिंकल्ड सीड्स हैं। तो यानी कि ये दोनों जो है दो कैरेक्टर्स में डिफर कर रहे हैं। ये एक पेरेंट है, ये दूसरा पेरेंट है। तो इसके बीच का क्रॉस हम आगे देखते हैं कि कौन सी एग्जाम्पल के थ्रू समझाया यहाँ पर। हाँ, तो इसमें बेसिकली एक तो राउंड लिया है, पूरा सीड का लिया है, सीड का कलर और सीड का शेप लिया हुआ है। ठीक है, तो एक पेरेंट जो है आपका डोमिनेंट वाला, उसका सीड जो है वो राउंड है और येलो कलर का है, और जो रिसेसिव वाला है उसका रिंकल्ड और ग्रीन कलर का है। ठीक है, तो अब गैमीट्स यहाँ से ये आए, ये इस वाले से आर और वाई आया, और इस साइड से स्मॉल आर और स्मॉल वाई आया। तो F1 जनरेशन जो हुई वो पूरी राउंड और येलो हुई, जैसे हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस में था। तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो कोई डिफरेंस नहीं है। अब आगे हम F2 जनरेशन देखते हैं। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक बारी गैमीट्स बनाना दिखा दो कि गैमीट्स कैसे बनते हैं इस केस में। हाँ, तो ठीक है, जैसे मान लो ये आपका F1 जनरेशन की पहले मैं बात कर रही हूँ, ये आपका RR है और ये RRYY है। ठीक है, तो हम सिर्फ इसकी बात करेंगे, और इसकी अलग से, इसकी अलग से और इसकी अलग से। अब इसके पास में से क्या आएगा? आपके पास R आएगा, ठीक है, और इसके पास से क्या आएगा? Y आएगा। ठीक है, मतलब वैसे तो दो R और दो Y आएंगे, लेकिन हम एक ही गैमेट लेते हैं। जब हम उसमें देख रहे थे टॉल और टॉल और ये ले रहे थे, तो इन दोनों में से हम सिर्फ एक गैमेट उठा रहे थे T, और इसमें से ये उठा रहे थे T जब हम क्रॉस कर रहे थे। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी जाएगी। यहाँ पर हमने यहाँ पे R ले लिया और यहाँ से Y ले लिया। सिमिलरली यहाँ से स्मॉल r और यहाँ से स्मॉल y। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, बट हम जस्ट इनको साथ में लिख रहे हैं क्योंकि हम दोनों कैरेक्टर्स साथ में पढ़ रहे हैं। तो जब इसका क्रॉस हुआ, ठीक है, तो ये R यहाँ से आया, ये वाला R यहाँ से आया, ये Y यहाँ से आया और ये Y यहाँ से आया। तो ये आपकी बन गई F1 जनरेशन। इसको आप वैसे ही पनेट स्क्वायर बना के देख सकते हो, बट यहाँ तक इट इज़ सिंपल। अब हम F2 जनरेशन देखते हैं। सो दिस इज़ F1। ठीक है, अब F2 जनरेशन में हम क्या करते हैं? F2 जनरेशन में RRYY क्रॉस RRYY होगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर दिक्कत हो गई। ठीक है, क्यों? क्योंकि लेट मी यूज़ अ डिफरेंट कलर। ये जो है ये इसके साथ भी करेगा, ये इसके साथ भी करेगा। नहीं, ठीक है, नहीं, गैमीट बनाना है सबसे पहले आपने। तो यहाँ से आपका आएगा R R। नहीं, मैं तो अभी तक इन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट बताया। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। गैमीट आपको बनाने के लिए दोनों को ये आपने एलील ले लिया, ठीक। अब ये वाला जो एलील है, ये हो सकता है, ये हो सकता है कि आपका वाई के साथ चला जाए, और ये वाला एलील हो सकता है आपका ये चला जाए। आप जब एलील बनाने बैठे अभी आप, तो आप ये क्यों इंक्लूड कर रहे हो, है ना? ठीक है, तो ये जो एलील है आपका, हो सकता है आपका कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी चला जाए। ज़रूरी नहीं है कि वो लंबा और राउंड दोनों हो सकता है आपका कैपिटल आर। ओके,
तो एज आई वाज सेइंग कि आपका जो आर है हो सकता है कैपिटल वाई के साथ चला जाए, राउंड और येलो मिल जाए, और या आपको राउंड या ग्रीन मिल जाए, ग्रीन होता है ना, है ना, स्मॉल वाई के साथ भी चला जाए। इसी को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। इसका क्या मतलब है आसान भाषा में, ज़रूरी नहीं है कि डोमिनेंट अलील आर दूसरे डोमिनेंट अलील के साथ आपका दोनों इनहेरिट हो, है ना। तो ऐसे ही आपके पास पहला गैमीट, ये गैमीट बना रहे हैं हम, ये एक गैमीट बन गया, ये एक गैमीट बन गया, और आपका स्मॉल आर के साथ कैपिटल वाई भी जा सकता है, और स्मॉल आर के साथ आपका स्मॉल वाई तो खैर जा ही सकता है। तो बाकी आप इसके आगे आप बता दो। तो अब क्योंकि दोनों का जीनोटाइप सेम है तो दूसरे वाले में से भी सेम आएगा। इरेजर है। ये हमने पहले पेरेंट का लिख दिया, अब यहाँ पे मैं दूसरे पेरेंट का लिख दूँ, यहाँ पे भी सेम आएगा। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर के साथ एक स्मॉल वाई जाएगा, और यहाँ पर एक स्मॉल आर के साथ आपका कैपिटल वाई जाएगा, और स्मॉल आर के साथ आपका स्मॉल वाई जाएगा। अब इन सबको आप क्रॉस करते जाओ, ठीक है। यहाँ पे पहले आएगा आर आर वाई वाई, यहाँ पे आएगा आर आर इधर आ वाई जाता वाई, है। ठीक है। ये जो भी है ये आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वो हम वहाँ से देखते हैं। अच्छा नहीं चाहिए ये ना, ये रहा। ये दिया हुआ आपका पूरा का पूरा क्रॉस, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आर वाई लिया है, यहाँ पे वाई आर, फिर ये ऐसे फिर ऐसे, इन्होंने पहले वाई लिया हुआ है तो हमने पहले आर लिया, बट इट्स द वन एंड द सेम थिंग। तो जब इसको आप काउंट करो तो इसका फिनोटिपिक रेशियो आपका कुछ ऐसा आता है, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो है आपका 9, ये आपका है राउंड और येलो, यानी कि जो डोमिनेंट था सबसे ज़्यादा। 9 प्लांट आपके राउंड और येलो आए हैं, और फिर ये जो 3 है ये है आपका राउंड और ग्रीन, ठीक है, राउंड और ग्रीन। और ये आपका क्या है, रिंकल्ड और येलो, ठीक है। मतलब दोनों का एक एक रिसेसिव करेक्टर है। और ये जो एक लास्ट वाला है सबसे रिसेसिव वाला, ये है आपका रिंकल्ड और ग्रीन, यानी कि स्मॉल आर स्मॉल वाई। स्मॉल आर स्मॉल वाई वाला आपका एक ही आएगा सिर्फ। तो ये आपका फिनोटिपिक रेशियो है। बाकी जीनोटिपिक रेशियो इसका 1:2:1, मतलब बहुत सारे अलग अलग जीनोटाइप हैं, तो उसका जीनोटिपिक रेशियो हम जनरली नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ फिनोटिपिक रेशियो ही पढ़ते हैं। ओके। तो जब भी हम डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कर रहे हैं, तो मान लो हमें नहीं पता कि भाई वो दिखने में कुछ है, हमें नहीं पता कि भाई क्या है वो एग्जैक्टली तो उस समय हम उनको रिसेसिव ग्रीन रिंकल्ड पी, ग्रीन मतलब दोनों होमोजाइगस रिसेसिव से हम उसका क्रॉस करवाएंगे, और हमें काफ़ी हद तक आइडिया मिल जाएगा कि भाई जो चीज़ दिख रही है वो एक्चुअली में है क्या क्या। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस की अगर हम बात करते हैं तो भाई अच्छा एक और चीज़ लिखिए, 1865 में इन्होंने पब्लिश कर दिया था, लेकिन बहुत समय तक कुछ इनको वो नहीं मिला, रिकग्निशन नहीं मिला। मतलब ये मर भी गए, इनके बच्चे भी मर गए बिना ये पता किए कि भाई कितना महान काम किया इन्होंने। क्यों था ये सब दे रखा है यहाँ पे, ठीक है भाई। मैथ्स में बायोलॉजी कैसे मिक्स हो गई, फैक्टर्स का नहीं पता था, जो जीन्स के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं थे, बाद में जो है अब हमें बाद में पता चला। क्या लेट्स पॉज हियर, पार्ट 2 बना देते हैं यहाँ से। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है, हम्म। ठीक है। तो वी विल, तो इसको क्या, व्हाट्स दिस, ठीक है। तो हमने मेंडेलियन जेनेटिक्स के बेसिक कर लिया यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस पर बात करेंगे।